सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम फ्रिक्शन के ऊपर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक बॉडी, ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी रखा हुआ है। कितना एंगल पे? 45 डिग्री एंगल। और एक चीज दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? वो है 0.5, ठीक है। तो क्वेश्चन ए है, अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वही हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, वही हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मान लो ये बॉडी का मास कितना है, m है, तो देखो बॉडी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, वो होगा mg, सही ना। और देखो इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जो एक्ट होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और देखो, अच्छा समझ में आया। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होगा? वो है फ्रिक्शन फोर्स, ओके। और कोई फोर्स है क्या? हाँ, और भी और नहीं, फोर्स नहीं, लेकिन कंपोनेंट है, फोर्स है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर ए एंगल 45 डिग्री होता है तो डेफिनेटली ए वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। अगर होता है तो देखो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? mg cos 45। और इस डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट होगा वो सोचो कितना होगा? वो होगा mg sin 45। तो देखो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि भाई नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कितना, वो है mg sin 45 माइनस कितना, माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। समझ में आया? mg sin 45 माइनस कितना, माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और आपको पता है कि भाई जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है? उसका वैल्यू होता है, इक्वेशन, वैल्यू नहीं इक्वेशन होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन। और जो एन है, ए एन कितना होगा? देखो यही तो है आपका नॉर्मल फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स बैलेंस है किसके लिए? mg cos 45, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कितना है? वो है mg कितना, cos 45, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भाई mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45, mg cos 45, यही तो हुआ नेट फोर्स। और फोर्स कितना होता है? फोर्स इक्वल्स टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो देखो आपको इस इक्वेशन से जो एक्सेलरेशन है वो उसका इक्वेशन आपको मिल गया, वो हुआ g, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 है। इसका मतलब g/√2 उसके साथ हो गया 1 माइनस म्यू। और इस इक्वेशन हो गया g का वैल्यू कितना है? 9.8 बाई है √2, ठीक है। और 1 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब इसको सॉल्व कीजिए, 9.8 बाई √2 और 1 माइनस 0.5 मतलब कितना होता है? 1/2। तो ए हो गया कितना? 4.9 बाई √2। तो इसका मतलब आपका जो सही आंसर मिला वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा द क्वेश्चन है, देखो
एक डायग्राम दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg, कितना है 100 kg, ठीक है। अच्छा, समझ में आया। हमें सॉल्व करना है कि ये जो W है ना, इस बॉडी का वेट कितना होगा, ठीक है। इसका वेट कितना होगा कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 100 kg बॉडी में, वो होगा कितना 450। कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, 450 फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। मतलब हमें सॉल्व करना है कि इस बॉडी का वेट कितना होगा कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होना चाहिए 455, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर आप इस डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो देखो आपके इस इक्वेशन में कितना फोर्सेस लग रहा है। तो देखो जो फोर्सेस लग रहा है ना, इस डायरेक्शन पे एक टेंशन फोर्स एक्ट होगा क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है। मान लो ए वाला टेंशन फोर्स है T1, तो इस डायरेक्शन में भी तो एक टेंशन फोर्स एक्ट होगा, ये भी कितना होगा T1। और मान लो इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है वो है, और इस डायरेक्शन में भी तो एक टेंशन फोर्स एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में जो टेंशन फोर्स एक्ट होगा वो Q एक्ट होगा W के लिए। और किस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसका नाम देते हैं T2 और इसका नाम दे दो T3, ठीक है। अगर मैं W बॉडी को कंसिडर करता हूं, इफ आई कंसिडर दिस बॉडी, तो क्या हम लिखेंगे कि भाई इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है W, और अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स होता है वो है T2। तो इसका मतलब ए अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब T2 माइनस W इक्वल्स टू कितना मिला, 0। इसका मतलब T2 इक्वल्स टू W। इसका मतलब हमें जो T2 वाला जो फोर्स मिल गया, T2 किसके साथ इक्वल होगा, वेट के साथ। समझ में आया। अच्छा, अभी देखो इस बॉडी के टेक दिस बॉडी, अगर आप इस बॉडी को लेंगे, अगर आप इस बॉडी को लेते हो तो क्या होगा, इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कितना है 450, ये तो दिया हुआ है। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T1। तो इसका मतलब ये जो T1 है ना, T1 है, ये T1 मतलब ये जो टेंशन है, ठीक है, ये किसके साथ बराबर होगा, ये होगा 450 के साथ। तो हम लिखेंगे कि भाई T1 इक्वल्स टू हो जाएगा 450, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो आपको T1 मिल गया, आपको T1 कितना मिला, वो है 450। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आ जाओ, अभी आप इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T1। इस पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है T3, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है W। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेमिस थ्योरम। और आपको पता है कि लेमिस थ्योरम होता क्या है, लेमिस थ्योरम होता है T1 बाई कितना होता है साइन अल्फा, इक्वल्स टू होता है ये वाला कितना T2 बाई कितना होता है, ठीक है, साइन बीटा, इक्वल्स टू है T3 बाई कितना होता है साइन गामा। तो देखो T1 के अपोज साइन अल्फा क्या है, अल्फा है, T1 के अपोजिट में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है अल्फा। तो देखो T1 का अपोजिट में कौन सा फोर्स है, कितना एंगल है, T1 का अपोजिट में जो एंगल है ए वाला एंगल। और ए कितना होगा भैया, बताओ ए वाला कितना होगा। देखो अगर ए 45 होता है तो ए वाला एंगल भी तो 45 होगा, और ए कितना है 90 डिग्री। सो 90 प्लस 45, ए हो गया आपका 135, ठीक है। अच्छा T2 बाई साइन बीटा, देखो बीटा कितना है, बीटा कौन सा एंगल है, T2 के ऑपोजिट में जो एंगल है वो है बीटा। तो ए वाला एंगल आपका कितना होगा, देखो ए वाला एंगल हो जाएगा कितना, देखो आपका ए वाला जो एंगल हो जाएगा, ए भी तो 135 होगा। क्यों, क्योंकि आप 180 से 45 को माइनस कर दो तो जो आपका एंगल मिल जाएगा वो कितना होगा, इसमें ए भी 135 हो जाएगा, कितना होगा 135।
और T3 के बात करते हैं, ये गामा है, गामा। T3 का बात करते हैं तो T3 कौन सा फोर्स है, ए वाला। और T3 के ऑपोजिट में जो एंगल है, ठीक है, T3 के ऑपोजिट में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ए हो गया sin 90। ठीक है, समझ में आया। आपको कौन सा फोर्स सॉल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो T2 है ना, ये जो T2 है इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको अगर T2 का वैल्यू कहीं से भी मिल जाता है तो आपको W का वैल्यू जल्दी से मिल जाएगा। तो देखो आपको T2 का वैल्यू कितना होगा, देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो T1 इक्वल्स टू कितना है, T2 है। ठीक है, तो T1 कितना है भाई, T1 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वो है 450 इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है T2। तो इसका मतलब हमें T2 का वैल्यू मिल गया, वो है 450। और T2 जो होगा, जो T2 होता है वही तो है आपका W। तो आपका आंसर कौन सा आंसर मिल गया आपको, 450 वाला आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चलो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए, ठीक है, ऑफ मास 2 kg। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ए इस ब्लॉक का, वो कितना है, इसका मास है 2 kg। और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो है कितना, 0.2। जो सवाल है वो है what would be the maximum mass of block B so that the block do not move। ये जो B ब्लॉक है ना, इसका मास कितना होना चाहिए, इसका मास कितना होना चाहिए कि जो B ब्लॉक है इट विल नॉट मूव। तो देखो अगर हम बोलते हैं कि देखो B ब्लॉक का अगर मास M होता है तो इसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो फोर्स एक्ट हो रहा है mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सोचो टेंशन फोर्स। और इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो है फ्रिक्शन फोर्स, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो है टेंशन फोर्स। तो आप सोचो ना कि बी ब्लॉक अगर रेस्ट पे होगा, बी ब्लॉक अगर रेस्ट पे होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स है इक्वल्स वो है mg, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका mg, इसका मतलब m इक्वल्स टू हो जाएगा t/g। इसका मतलब आपको कहीं से भी सॉल्व करना है कि t का वैल्यू कितना होगा। और आपको t का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो ए वाला जो बॉडी है ना तो रेस्ट पे है। अगर ए वाला बॉडी रेस्ट पे है तो क्यों रेस्ट पे है, इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे, इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अगर यही होता है तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स है और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। तो हम लिखेंगे कि भाई ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये किसके साथ बराबर होगा, टेंशन के साथ। और आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, वो है म्यू mg होता है। तो म्यू mg इक्वल्स टू कितना होगा, टी। mg किसका मास, ए ब्लॉक का मास। और म्यू म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.2 और ए का मास है 2 kg, जी का मास है 10। तो ए हो गया आपका टी। इसका मतलब आपका टेंशन फोर्स का जो वैल्यू मिला वो है 4 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू है 4 न्यूटन और जी का वैल्यू है 10। तो आपको मिल गया 0.4 न्यूटन। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये तो केजी हो जाएगा, 0.4 केजी। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, वो है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एक्टेड अप बाय अ फोर्स P। देखो इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, P। और सेम पॉइंट पे और भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है कितना, Q। ठीक है, अच्छा ये जो Q वाला फोर्स है
ए वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे एक्ट हो रहा है, थीटा डिग्री एंगल पे। तो जो क्वेश्चन है, इफ द ब्लॉक रिमेन इक्विलिब्रियम देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड सरफेस, मतलब अगर इन दोनों फोर्स को अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी रेस्ट पे है, कोई मूव नहीं हो रहा है इसका, तो हमें सॉल्व करना है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस डायरेक्शन पे जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा था, मैं इसी डायग्राम पे बोल देता हूं आपको, इस डायरेक्शन पे जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा था, ठीक है, वो कितना था, वो था P। और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कितना है, वो है A है P, और ए वाला कितना था, ए वाला था Q। समझ में आया? अच्छा ठीक है, समझ में आया। ओके, एक बार देख लो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, अगर ए थीटा होता है तो ए वाला एंगल का भी वैल्यू कितना होगा, इसका एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया? क्या और कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, आपने दोनों फोर्स एक्ट कर दिया, उसके बाद भी कोई फोर्स क्या एक्ट हो रहा है? हाँ सर, जरूर एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। सर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन पे, जो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स Fr। समझ में आया? अच्छा ठीक है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या हो गया, अब इक्वल हो गया, इसलिए तो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो अगर ये P होता है, अगर अगर ए वाला फोर्स P है, तो देखो ठीक है, अगर ए वाला फोर्स Q है, तो देखो हम Q का कंपोनेंट ले लेंगे। Q का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो है Q साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो Q का कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, वो है Q कॉस थीटा। क्या और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ सर, एक और भी फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। बच्चों समझ में आया ना, इस डायरेक्शन में और भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है। वो बच्चों कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल फोर्स, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है क्यू कॉस थीटा। क्या और कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ सर, और भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर इस बॉडी का कोई तो मास होगा, अगर इस बॉडी का मास m होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट होगा। उस फोर्स का नाम क्या है बच्चों, उस फोर्स का नाम है mg। और क्या और है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स था P, प्लस ऐड हो गया दूसरा फोर्स, वो है Q साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब आपको सॉल्व करना है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है। तो भाई हमें पता है कि इस अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो किसके साथ इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा P प्लस Q साइन थीटा। और हमें पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू को कितना होता है, म्यू एन होता है, उसके साथ हम लिखेंगे P प्लस कितना, Q साइन थीटा। ठीक है, अच्छा देखो अगर आप n का वैल्यू लिखेंगे तो n का वैल्यू कितना है, देखो n का वैल्यू कितना है, देखो n का वैल्यू है Q cos थीटा प्लस कितना है, प्लस हो गया mg। तो लिखेंगे Q cos थीटा प्लस कितना है बच्चों, प्लस है mg। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है P प्लस कितना है, Q साइन थीटा। अभी देखो आपको मिल गया इसमें म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू मिल गया वो है P प्लस Q साइन थीटा बाई कितना, बाई है Q कॉस थीटा प्लस कितना, प्लस से आपको mg मिल गया। ठीक है, समझ में आया? देखो एक बार चेक कर लो। ओके, एक बार चेक कर लो। I think you have understood whatever I said in this
क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन में हम जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ए है। देखो जो क्वेश्चन है वो है एक लेंथ है, ये जो चेन है ना, इस चेन का लेंथ कितना है, इस चेन का जो लेंथ है वो एल है। कितना है बच्चों, वो एल है। ठीक है, समझ में आया। और देखो ये जो चेन है ना एक टेबल पे रखा हुआ है। जब ये चेन टेबल पे रखा हुआ है, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रेस्ट पे है, जब रेस्ट पे है चेन तो उसका उस टाइम पे म्यू का उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। तो हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन। हमें सॉल्व करना है ये जो चेन है ना इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, कि इसका जो चेन है वो मैक्सिमम लेंथ कितना होगा कि इट विल नॉट स्लाइड। मैक्सिमम लेंथ हैंगिंग मतलब अगर देखो चेन को आपने गिरा दिया थोड़ा सा, तो मान लो ये जो आपका चेन, इसका ये जो चेन है इसका लेंथ है x, कितना लेंथ बाहर है मतलब टेबल से बाहर है, ठीक है, सस्पेंडेड है वो है x। तो अगर ये जो चेन है ना थोड़ा सा लेंथ x जो सस्पेंडेड है, तो इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितना होगा कि सस्पेंडेड होने के बाद भी, थोड़ा सस्पेंडेड होने के बाद भी ये जो चेन है ना इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो हमें पता है कि भाई अगर ये चेन इक्विलिब्रियम में है तो क्यों इक्विलिब्रियम में है, कि नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों अभी इक्वल हो गया, ये दोनों अभी क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए तो ये सस्पेंडेड है, नहीं गिर रहा है। तो देखो तो हमें सॉल्व करना होगा कि ये जो x है ना इसका वैल्यू कितना होगा। तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि भाई देखो एल लेंथ जो है ना, ये पूरा एल लेंथ में मान लो टोटल मास कितना है चेन का, m है, तो यूनिट लेंथ में मास कितना है, तो व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा m/l। अच्छा अगर एक्स लेंथ सस्पेंडेड है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, टोटल सोचो ना कि टोटल लेंथ था l, अगर टोटल मास m होता है तो व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा m/l। ठीक है, समझ में आया। तो एक्स लेंथ में मास कितना है, मास ऑफ एक्स लेंथ, अगर मैं इस मास को स्मॉल m से लिखता हूं, अच्छा m1 से लिखो, अगर जो लेंथ सस्पेंडेड है ना इसका मास अगर m1 से लिखता हूं तो m1 कितना होगा, वो हो जाएगा m/l, उसके साथ x हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा जो अभी ऊपर में है, ऊपर में कितना लेंथ बाकी है, l-x, तो l-x का मास कितना होगा, अगर मैं m2 लिखता हूं तो m2 कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, उसके साथ आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा l-x। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कंडीशन है ना, एक कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों क्यों इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है m1g, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्यों, इसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो बाकी है इसके ऊपर, ये जो बाकी चेन है ना इसके ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा m2। ठीक है, म्यू एम जी होता है, m2 म्यू जी, क्योंकि देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके साथ बराबर होगा, m1g, तभी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो देखो जी जी कैंसल्ड। अभी सोचो m1 का वैल्यू कितना है, वो है m/l इंटू कितना है x है, और m2 का वैल्यू कितना है, वो है m/l इंटू कितना है l-x, उसके साथ कितना है, म्यू है। तो देखो m/l और m/l ए भी कैंसल्ड हो गया, इसमें इसके साथ आ गया x इक्वल्स टू l म्यू माइनस x म्यू, इसका मतलब x को कॉमन ले लो इस साइड में रख के, तो a हो जाएगा 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू हो गया l म्यू।
तो अभी आपको जो x का वैल्यू मिल गया वो कितना मिला, L म्यू बाई कितना 1 प्लस म्यू। यही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया, यही है हमारा आंसर। ओके, सोचो ना, देखो अगर ए बॉडी सस्पेंडेड है, इस पोजीशन पे रखा, इस ए बॉडी ये जो चेन है ना, ये छोटा सा पोर्शन एक्स पोर्शन मान लो, ये नीचे सस्पेंडेड है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। पहले फोर्स को जानने से पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि इसके ऊपर मास कितना है। इसका मास कितना है, इसका मास है m, देखो मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल, ये तो है मास पर यूनिट लेंथ। अगर मास पर यूनिट लेंथ अगर m बाई एल है तो एक्स लेंथ में कितना मास है, m बाई एल इंटू एक्स है, ये हुआ m1। और बच्चों m2 कितना होगा, m2 हो जाएगा m बाई एल। m2 किसका मास है, m2 है जो रिमेनिंग चेन है ना, ये जो रिमेनिंग चेन है इसका मास कितना है m2। तो कितना, इसका लेंथ कितना है, रिमेनिंग लेंथ कितना है l माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे भाई m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m बाई एल, उसके साथ कितना हो जाएगा l माइनस एक्स। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब है m1g, किसके साथ इक्वल होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ इक्वल होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर काम कर रहा है, ऊपर के हिस्से का चेन के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें मिल गया, समझ में आया।